Good morning everyone. This is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 27 from Dr. Ranjit Singh. So guys, if you are preparing for UPTCT and PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series. And now start the practice paper 27 without wasting any time. So the very first question of practice paper 27 is, who is the most beloved essayist in English literature? So the right answer will be B, Charles Lamb. Charles Lamb. Next देखिए question number 2. What is the name of Charles Lamb's sister? So the right answer will be A, Mary Lamb is the name of Charles Lamb's sister. And next देखिए question number 3. Question number 3. Who wrote Tales from Shakespeare? Tales from Shakespeare किसने लिखा था? So ये चार्ल्स लैम ने ही लिखा था. So the right answer will be B. ये एक जॉइंट वेंचर है. ये चार्ल्स लैम और उनकी सिस्टर मैरी लैम दोनों ने मिलकर लिखा था, जिसमें कि 6 ट्रेजेडी के ऊपर वर्क किया है चार्ल्स लैम ने एंड 14 कॉमेडीज़ के ऊपर वर्क किया है मैरी लैम ने. सो द टोटल स्टोरी ऑफ दिस वर्क 20 स्टोरीज़ हैं इस वर्क में टोटल, और ये जो स्टोरीज़ हैं ये ली गई हैं शेक्सपियर के प्लेस से. सो द राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. हु रोट द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस? द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस किसने लिखा था? सो ये भी लैम ने लिखा था. सो द राइट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. विच एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज ए फर्स्ट बैचलर? सो द राइट आंसर विल बी सी, चार्ल्स लैम. इनकी शादी नहीं हुई थी, इनका अफेयर ज़रूर रहा था एन सिमंस के साथ, बट इनकी शादी उनके साथ नहीं हो पाई थी. सो चार्ल्स लैम हो जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज लैम्स बिलव्ड? लैम्स की जो बिलव्ड थी वो कौन थी? सो मैंने अभी बताया एन सिमंस. सो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. शादी इनकी हुई नहीं थी, बैचलर ही रही है. और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. हु इज़ नोन एज ए मोर विगोरस एंड लेस पॉपुलर एसेइस्ट दैन लैम? यानी कि एसेइस्ट जो हैं लैम से कम जो पॉपुलर रहे हैं इन इंग्लिश लिटरेचर वो हैं विलियम हैजलिट. सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. विच इंग्लिश एसेइस्ट वर्शिप्ड नेपोलियन एज हीरो? यानी कि कौन से इंग्लिश एसेइस्ट नेपोलियन को एक हीरो के रूप में मानते हैं? सो द राइट आंसर विल बी बी, विलियम हैजलिट नेपोलियन को एक हीरो की तरह से मानते हैं, पूछते हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए 9. हु रोट द राउंड टेबल? राउंड टेबल किसने लिखा था? सो ये विलियम हैजलिट का वर्क है राउंड टेबल. सो आपका आंसर हो जाएगा डी, विलियम हैजलिट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है हु रोट टेबल टॉक? टेबल टॉक किसका वर्क है? सो ये विलियम हैजलिट का वर्क है. सो द राइट आंसर विल बी ए, विलियम हैजलिट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. इस लाइन को कंप्लीट करना है. इज द कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट यूजुअली अपोजिट आइडियाज़ करेक्टर ऑब्जेक्ट ईटीसी? यानी कि जब किसी दो डिफरेंट आइडियाज़ में कंपेयर और कंट्रास्ट किया जाता है उसे कहते हैं जस्टापोजिशन. यानी कि सेम ही ग्रुप के दो आइडियाज़ जो साथ साथ रख देते हैं और इनको जिनमें कंट्रास्टिंग और कंपेयरिंग की जाती है उसे जस्टापोजिशन कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं, डे एंड नाइट. सो इसमें ये एग्जाम्पल हो गया जस्टापोजिशन का. एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12. ए डैश इज व्हेन ए रिलेटेड वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूट फॉर द एक्चुअल थिंग. यानी कि किसी एक्चुअल थिंग के लिए किसी वर्ड को एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सो राइट आंसर विल बी सी, मेटोनिम्स को कहते हैं. जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, ए बेंच फॉर जुडिशरी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी. क्योंकि यहाँ पे जो बेंच है वहाँ हम जज के लिए वो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ड. सो बेंच सब्सटीट्यूट है, सो वहाँ पर आपका मेटोनिम हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13. is a statement that appears illogical or self-contradictory but upon investigation might actually be true or plausible. यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो कैसा दिखता है? इलॉजिकल दिखता है. इलॉजिकल मतलब जब उसे हम एकदम से सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई लॉजिकल बात ये नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन जब हम उसको सर्च करते हैं या डीपली उसके बारे में हम जब विचार करते हैं तब हमें लगता है कि तो वाकई में एक मतलब सही बात थी. जैसे कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन.
तो उसमें हम कहते हैं ना कि एक बच्चा कैसे एक फादर हो सकता है आदमी का, बट जब हम डीपली उसको सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ वास्तव में हो सकता है। सो ए आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पैराडॉक्स की बात यहाँ हो रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पैराडॉक्स के, जिन्हें हम सुनते ही हमें बहुत अजीब और इलॉजिकल लगते हैं, बट वो एक्चुअली होते नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 is a type of monologue that's often used in dramas. Soliloquy is a is when a character speak aloud to himself and to audience, thereby revealing his inner thought and feelings. यानी कि एक टाइप ऑफ मोनोलॉग की प्रकार ही है जो अक्सर हम इसे ड्रामा में यूज़ करते हैं। जैसे एक सॉलिलोक्वी, जब एक करेक्टर सॉलिलोक्वी क्या होती है, जब एक करेक्टर अपने विचारों को जोर जोर से बोलता है सो दैट ऑडियंस मतलब उसको सुन सके, है ना। और लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि जो प्ले के जो बाकी जो करेक्टर्स होते हैं वो उसको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस है केवल वो उसको सुन रही है। सो आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सॉलिलोक्वी होता है ये, जिसमें जो करेक्टर होता है अपने मन की जो उसके अंदर मन में जो बातें चल रही होती है उन्हें जोर से बोलता है, जिससे कि ऑडियंस समझ सके कि वो एट दैट टाइम क्या सोच रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 रेफर्स टू द यूज ऑफ an object, figure, event, situation, or other idea in a written work to represent something else, typically a broader message or deeper meaning that differs from its literal meaning. So the right answer will be C, symbolism, यानी प्रतीकवाद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 वॉज द फर्स्ट टू यूज़ ब्लैंक वर्स इन हिज पोइट्री। निम्न में से फर्स्ट कौन थे अपनी पोइट्री में ब्लैंक वर्स को यूज़ करने वाले। सो द राइट आंसर विल बी मिल्टन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आइडेंटिफाई द राइटर। उस राइटर को आइडेंटिफाई करना है हु फर्स्ट यूज्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, जिसने इंग्लिश पोइट्री के अंदर सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज़ किया। सो द राइट आंसर विल बी अर्ल ऑफ सरी हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इन्होंने 1540 में ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया पोइट्री में। एक्चुअली इनका ये एक जो इनका एक वर्क है, इनका वर्क नहीं है, वर्जिल का वर्क है एनिड, एक एपिक है लैटिन, जिसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था 1540 में, तब इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया था पोइट्री के अंदर। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पोइम विद नो मीटर और राइम, यानी कि एक ऐसी पोइम जिसमें ना कोई मीटर है और ना ही कोई राइम है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फ्री वर्स। सो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ब्लैंक वर्स इज बेस्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम फोर। सो जो ब्लैंक वर्स है उस सबसे ज़्यादा मतलब पसंद की जाती है कंपोज करने के लिए लिटरेचर, लॉन्ग पोइम एंड एपिक। लॉन्ग पोइम लिखनी है या हमें कोई एपिक लिखना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है ब्लैंक वर्स। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ, यानी ब्लैंक वर्स है उसमें कितने सिलेबल्स होते हैं। सो 10 होते हैं, क्योंकि इसमें ये पेंटामीटर में होती है। इसमें मतलब ब्लैंक वर्स होती है जो इसमें पेंटामीटर होता है, राइम नहीं होती है, अनराइम्ड होती है ना। तो जब पेंटामीटर होगा तो इसमें 5 मतलब 5 फुट हो जाएंगे पेंटामीटर होगा तो, और जब 5 फुट होंगे तो उसमें 10 सिलेबल होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एन इटालियन वर्स फ्रॉम इज, यानी इनमें से कौन एक इटालियन वर्स है। सो है टेरेसा रिमा। सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 टेरेसा रिमा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, एंड टेरेसा रिमा को सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया। सो दंते एलिगिरी के द्वारा इसे यूज़ किया गया, और जिसे उन्होंने यूज़ किया था अपने वर्क डिवाइन कॉमेडिया में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 द टेरेसा रिमा इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ डैश लाइन्स फॉर्मिंग अ यूनिट, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, कि जो टेरेसा रिमा है वो कितनी लाइन के ग्रुप होता है। सो 3 लाइन्स के ग्रुप को हम टेरेसा रिमा बोलते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 24 वॉट एक्सक्यूज टू डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गिव फॉर नॉट स्पीकिंग विद लियर इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि इसमें से कुछ जो MCQs हैं वो किंग लियर ट्रेजेडी से लिए गए हैं, विलियम शेक्सपियर की, जिसमें
ये पूछा जा रहा है आपसे कि रीगन और जो कॉर्नवेल हैं वो जब लियर उनके घर आते हैं एक्चुअली स्टे करने के लिए किंग लियर, तो वो उनसे बात नहीं करते, एक्चुअली इग्नोर करते हैं किंग लियर को। तो वो क्या रीज़न देते हैं उनसे बात करने का? सो वो उनको बोलते हैं कि दे आर सिक एंड टायर्ड। सो द राइट आंसर विल बी ए। वो इसमें कहते हैं कि वो अभी मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिक हैं, थके हुए फील कर रहे हैं, सो आपसे बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। Who shows up at Gloucester Castle during Lear's confrontation with Regan? ठीक है, तो कौन दिखाई देता है ग्लोसेस्टर के कासल के पास जब लियर रीगन से बात कर रहे होते हैं? सो गॉनरेल। यानी कि जब लियर रीगन के यहाँ पहुँचते हैं तो गॉनरेल भी उनके पीछे पीछे रीगन के पास आती है उनसे मिलने। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। वो जो गॉनरेल एंड रीगन डिमांड ऑफ लियर, गॉनरेल और रीगन की लियर से क्या डिमांड थी? तो उनकी डिमांड थी कि ही मस्ट गिव अप ऑल हिज सर्वेंट टू लिव विद देम। यानी कि वो उनके साथ रह सकता है लेकिन उसे अपने सर्वेंट जो उसके साथ आए हैं उनका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने सारे सर्वेंट नौकर चाकर का खर्चा नहीं उठा सकती, उन्हें नहीं झेल सकती हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। वेयर डज लियर गो आफ्टर रिफ्यूजिंग हिज डॉटर्स डिमांड? वो रिफ्यूज़ कर दी जाती है उनकी बेटियों के द्वारा, तब वो कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं आउट इनटू द स्टॉर्म, वो बाहर निकल जाते हैं और अपने एक तूफान में जाके खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हु इज सर्चिंग फॉर लियर ऑन द हीथ? ठीक है, हीथ पर लियर को कौन सर्च करता है? सो कैंट। कैंट उनका एक वफादार कोर्टियर था जो हर समय उनके साथ रहता था और उनकी रक्षा करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज कैंट गिव टू द नाइट टू डिलीवर टू कॉर्डेलिया? ठीक है, कैंट क्या देता है उस नाइट को? जो कॉर्डेलिया के पास एक संदेश भिजवाता है कैंट, तो उसमें वो उसे क्या देता है? सो एक रिंग भिजवाता है वो उसे। ठीक है, हेल्प के लिए, एक्चुअली वो चाहता है कि कॉर्डेलिया किंग लियर की हेल्प करे, तो इसमें वो एक नाइट को वहाँ उसके पास भेजता है, तो एक रिंग टोकन के रूप में वो उसे दे देता है। तो डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। When they were caught in the storm, what does the fool suggest that Lear do? जब वो एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं तो जो फूल है इसमें इस प्ले में वो क्या सजेस्ट करता है लियर को? वो कहता है कि बैग इज डॉटर फॉर शेल्टर। वो कहता है कि अपनी जो डॉटर्स हैं उनसे वो वापस उनके यहाँ चला जाए और उनसे शरण ले ले। डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। What did Regan, Goneril and Cornwall do when Gloucester asked to go look for Lear? यानी कि जब ग्लॉसेस्टर उनसे लियर के पास जाने को लिए पूछता है तो वो लोग क्या करते हैं? रीगन, गॉनरेल एंड कॉर्नवेल। द राइट आंसर विल बी सी। टुक ओवर हिज कासल एंड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू मेंशन लियर अगेन। वो उसको कहते हैं, उसका जो कासल था उस पर हैंड ओवर का अधिकार कर लेते हैं और उसको कह देते हैं कि लियर से आगे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। Whom does Edmund decide to tell about Gloucester plan? किसको ग्लोसेस्टर के प्लान के बारे में बताता है एडमंड? सो कॉर्नवेल। सो ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। वाई डज लियर रेसिस्ट गोइंग इन टू द हॉवल? ठीक है, हॉवल में जाने से वो क्यों मना करता है? ही सेज ही इज सो अपसेट ही कैन नॉट फील द स्टॉर्म। यानी कि जब स्टॉर्म में वो खड़ा हो जाता है तो सब उसके कहते हैं कि अंदर होवल में आ जाए वो, तो वो कहता है कि वो इतना अपसेट है कि जो जो स्टॉर्म है ना वो तो उसे फील ही नहीं हो रहा। यानी कि कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि जो स्टॉर्म बाहर चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा स्टॉर्म तो उसके अंदर भीतर मन में चल रहा था। सो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था उस स्टॉर्म का। सो डी विल बी राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ इन द होबल ऑलरेडी? ऑलरेडी कौन, मतलब पहले से ही होबल में कौन था? सो एडगर। एडगर ग्लोसेस्टर का जो वैद्य बेटा है वो है। दो बेटे थे ग्लोसेस्टर के, एक तो एडमंड एंड एडगर। एडगर जो है बेचारा वे भेस बदल कर यहाँ होबल में रहता है, क्योंकि जो एडमंड है उसने इसको मतलब ग्लोसेस्टर के सामने इसकी इमेज खराब कर रखी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। वॉट डज एडगर क्लेम इज हैपनिंग टू हिम? है ना, क्या क्लेम करता है एडगर कि उसके साथ क्या हो रहा है? ही इज बींग परस्यूड एंड पजेस्ड बाई डेवल। सो डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। वाई डज लियर टेक ऑफ हिज क्लॉथ? जो लियर है वो अपने कपड़े क्यों उतारता है? सो आउट ऑफ सिंपैथी विद एडगर। सो डी विल बी राइट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज एडमंड रिएक्ट टू द रेवलेशन ऑफ हिज फादर्स एक्शन। एडमंड कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, अपने फादर के एक्शन पर। सो ही प्रीटेंड टू बी हॉरिफाइड बट इज सीक्रेटली ग्लैड, है ना। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वॉट डज ग्लॉसेस्टर ओवर हियर वैन गैदरिंग सप्लाईज, ठीक है, सब जब लोग गैदरिंग होती वहाँ पर जो होती है तब ग्लॉसेस्टर क्या सुनता है। सो वो सुनता है ए सीक्रेट, ए प्लॉट टू किल लियर, एक लियर के बारे, लियर के लिए एक प्लॉटिंग की जा रही है उसे मारने की, वो उसको सुनता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, वेयर डज ग्लॉसेस्टर आस्क कैंट टू टेक लियर, ठीक है, ग्लॉसेस्टर कैंट से क्या कहाँ ले जाने को कहता है लियर को। सो डोवर, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, वॉट डज एडगर रियलाइज आफ्टर सीइंग लियर सफरिंग, ठीक है, एडगर को क्या महसूस होता है लियर की सफरिंग दिखने के बाद। हिज ओन सफरिंग इज इनसिग्निफिकेंट, उसको अपनी जो सफरिंग्स हैं, अपनी जो परेशानियां हैं वो कम लगने लग जाती हैं उसकी परेशानियां देखकर। होता है ना अक्सर कि जब हम सामने वाले को अपने से ज़्यादा परेशानी में देखते हैं तो हम अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। सो वही बात है, सो डी, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वाई डज एडमंड हैव टू गो विथ गॉनरेल टू अल्बनी पैलेस, ठीक है, क्यों एडमंड को जाना पड़ता है गॉनरेल के साथ एल्बनी पैलेस में, है ना, टू अवॉइड सीइंग हिज फादर सफ़र, ठीक है, क्योंकि वो अपने मतलब अवॉइड करना है सीइंग हिज फादर सफ़र, यानी कि उसके फादर को वहाँ पर ये लोग वो करेंगे तो वो वहाँ पे इसलिए चला जाता है उसके साथ कि ये बोल सकें वो बाद में कि वो तो वहाँ था ही नहीं अगर कुछ पकड़ा जाए तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट पनिशमेंट डू कॉर्नवेल एंड रीगन इन्फ्लिक्ट ऑन ग्लोसेस्टर, ये क्या इसको पनिशमेंट करते हैं। दे गॉक आउट हिज आइज, वो इसकी आंखें निकाल लेते हैं, और जब वो उसकी आंखें निकाल रहे होते हैं इसीलिए वहाँ से एडमंड गॉनरेल के साथ चला जाता है। सो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज एडगर प्रीटेंड टू एलो ग्लोसेस्टर टू डू, ठीक है, एडगर क्या प्रिटेंड करता है ग्लॉसेस्टर को क्या करने को लिए अलाउड करता है। जंप ऑफ ए क्लिफ, सो डी आंसर विल बी राइट हियर, जंप ऑफ ए क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन, कौन सा प्ले शेक्सपियर, किस प्ले में शेक्सपियर के 7 एज ऑफ मैन, एक मैन की जो 7 अवस्थाएं हैं उनको प्रेजेंट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। सो इन एज यू लाइक इट, डी डी विल बी राइट टू हेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, यानी कि जो शेक्सपियर की लाइफ की जो बेस्ट वर्क थे वो कब डन, मतलब कब मतलब किए गए। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, सॉरी डी, आफ्टर 1603, 1603 के बाद उनके सबसे बेस्ट जो है वर्क आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट, आपको ये लाइन्स रीड करनी है एंड आंसर करना है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर मार्टी यट, ठीक है, दाई स्प्रिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स अवर स्वाड इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल, व्हाट इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट की इसेंस क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें। सो इसमें सीजर को शक्तिशाली बताया गया है मरने के बाद भी। सो द राइट आंसर विल बी बी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि वो कितना वो शक्तिशाली हो गया अपने मरने के बाद भी। सो बी आपका यहाँ हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है, सो बैंकों का, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार बट इन आवर सेल्फ, ठीक है, जो फॉल्ट है डियर ब्रूटस वो हमारे स्टार्स में नहीं है बल्कि हम में है। दैट वी आर अंडरलिंग्स, कैशियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, ठीक है, ये जो रिमार्क है ये कैसियस करता है ब्रूटस से इन प्ले जूलियस सीजर प्ले बाई विलियम शेक्सपियर, तो क्यों करता है, क्योंकि
वो सीजर से जेलसी फील करता है। सो द राइट आंसर विल बी डी, ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइट ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। यानी उसकी जो बढ़ती हुई पावर थी, जी सीजर की बढ़ रही थी, जो उसकी पॉपुलरिटी, उससे वो जल रहा था और ब्रूटस को उसके अगेंस्ट इंसाइट करना चाहता था। सो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, in Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, रिमार्क है, ये किसके द्वारा दिया गया है? सो द राइट आंसर विल बी डी, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये रिमार्क दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट द एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेथ। ये जो ये है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इस प्ले में? तो इस कोट का मतलब है दैट ही लव जूलियट, कि वो जूलियट से प्यार करता है, हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, जो कि वो उसकी जो फैमिली की एनिमी है उसकी बेटी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इन में से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा नहीं गया है? सो द राइट आंसर विल बी डी, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हैडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52। हु रिमार्क द एंड ऑफ राइटिंग इज टू एनेबल द रीडर बेटर टू एंजॉय लाइफ और टू एंजूड इट। सो द रिमार्क किसके द्वारा ये बोला गया है? सो डॉक्टर जॉनसन। सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। हु सैड द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। यानी कि जो फर्स्ट क्रिटिक है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के, वो वर्ड्सवर्थ खुद ही हैं। सो ये किसने कहा है? ये कहा है एम एच अब्राम्स ने। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल पोइट्री। यानी अपनी एज की वजह से जो पढ़ने वाले फर्स्ट लॉरिएट थे इंग्लैंड के, वो कौन थे? जो उन्होंने कभी भी ऑफिशियल पोइट्री नहीं लिखी। ठीक है, यानी कि जो पोइट ऑफ लॉरिएट की जो पदवी थी, वो ऐसे पोइट को दी जाती थी जो ऑफिशियल पोइट्री लिखता था। ठीक है, इन्होंने बिना ऑफिशियल पोइट्री के भी इन्हें पोइट ऑफ लॉरिएट बनाया गया, कि क्योंकि इनकी एज की वजह से। तो ये कौन थे? सो ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जिन्हें पोइट ऑफ लॉरिएट बनाया गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। ठीक है, रोमांटिक मूवमेंट की बिगनिंग, जो शुरुआत है, वो 1798 इस डेट से होती है। तो इसी डेट से ये क्यों होती है? इस जो है मूवमेंट, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का बर्थडे होता है इस डेट को, या फिर एसेसिनेशन होता है क्वीन विक्टोरिया का, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, या फिर लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी। सो द राइट आंसर विल बी टी, क्योंकि लिरिकल बैलाड पब्लिश हुई थी 1798 में, और इसीलिए इस डेट से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, या फिर कह लो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना जाता है? सो द राइट आंसर विल बी सी, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट। यानी कि कौन सी ईयर में वर्ड्सवर्थ ने अपनी लिरिकल बैलेड में प्रीफेस को ऐड किया? सो द राइट आंसर विल बी बी, 1800। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार हर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। यानी कि यहाँ जो है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और प्रोज में ज़्यादा इसेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। सो ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज बुक्स। यानी ये कितनी बुक्स में समाहित है? सो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 12 बुक्स में ये। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1667 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटिन इन। पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है, सो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, सो बी आपका सही हो जाएगा, और ये TGT 11 में आया है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ जो फील्ड खो गया, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट यानी कि सब कुछ नहीं गया, क्या हुआ अगर घर चला गया। सो ये लाइन्स जो बोली गई हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं पैराडाइज लॉस्ट में। सो द लाइन आर स्पोकन बाय सैटर्न, सैटर्न के द्वारा बोली गई हैं। सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद, यानी कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट की जो शुरुआत करते हैं वो किसके साथ करते हैं, लेमेंट के साथ, सॉलिलगी के साथ, रिफरेंट की, या इन्वोकेशन। सो द राइट आंसर विल बी बी, इन्वोकेशन के साथ वो इसकी शुरुआत करते हैं। यानी इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन, यानी काव्य की देवी का वो आवाहन करते हैं, उसके बाद देन वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन अब किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सो हिज ग्रैंड स्टाइल, अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए। सो द राइट आंसर विल बी सी, ग्रैंड स्टाइल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन, यानी कि इस फेमस लाइन को आपको कंप्लीट करना है कि रैन में मतलब हेल में रेन करना अच्छा है बजाय जो हेवन है उसमें सेवा करने के। सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेवन, बी सही है यहाँ पर। और ये जो फेमस लाइन है ये बोली गई है सैटर्न के द्वारा कि नर्क में राज्य करना अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से, तो मैं अच्छा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, गासवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोरसाइट सागा इज, है ना, गासवर्दी का जो फोरसाइट सागा है वो उसका जो सीक्वल का नाम है वो क्या है इनमें से। सो ये मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गासवर्दी ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है, इसकी जो फोरसाइट जो सागा है इसकी है ना ये ट्रायलॉजी है एक, तो इनमें से मॉडर्न कॉमेडी जो एक ट्रायलॉजी है इसमें कौन सा नोबल इसके अंदर नहीं है। सो द मेड इन वेटिंग इसमें नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, द वाइट मंकी, अ साइलेंट वूइंग, स्वान सॉन्ग, ये तीनों जो नोवेल्स हैं ना ये इस मॉडर्न कॉमेडी के अंदर हैं, और जबकि मेड इन वेटिंग नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गासवर्दी ट्रायलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि इन नॉवेल्स में से कौन सा नोवेल एंड ऑफ चैप्टर ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है। सो द वाइट मंकी, क्योंकि वाइट मंकी तो इसमें है ना ये मॉडर्न कॉमेडी में, सो ये नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, द थ्री ट्रायलॉजीज ऑफ गासवर्दी आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल, यानी कि जो तीनों ट्रायलॉजी हैं गासवर्दी की वो कलेक्टिवली एक टाइटल के अंडर पब्लिश हुई जिसका टाइटल एक है तीनों ट्रायलॉजी का, द फोर साइड क्रॉनिकल। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, इन 1994 हु रोट ए सीक्वल, ठीक है, 1994 में किसने सीक्वल लिखा द फोर साइट टू द फोर साइट कॉल्ड द फोर साइट द सागा कंटिन्यू इन विच सोमन्स डॉटर फ्लोर लेडी मॉन्ट इज द मेन करेक्टर, ठीक है, 1994 में द फोर साइट जो ट्रायलॉजी है गासवर्दी का उसका एक और सीक्वल लिखा गया जिसका नाम था द फोर साइट द सागा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये किसने लिखा था जिसमें ये कुछ करेक्टर्स भी हैं मेन करेक्टर के रूप में जैसे सेमॉन्स डॉटर वगैरह, तो ये सुलेखा डॉसन ने लिखा था 1994 में। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हु रोट द एलर्जी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, किसने ये एलर्जी लिखी है ओ कैप्टन अब्राहम लिंकन की डेथ पर। सो द राइट आंसर विल बी वॉल्ट विटमैन, ठीक है, वॉल्ट विटमैन ने ये लिखी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, हु इज़ नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ द ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम, ठीक है, ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम के जो ट्रांसलेटर हैं वो कौन, ट्रांसलेटर के रूप में कौन जाने जाते हैं। सो जेम्स मैकाफेरसन, ए विल बी राइट हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, सर वॉल्टर स्कॉट वॉज ए स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, ठीक है, ये किस स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं जो हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सो ए विल बी राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, हु इज़ नोन फॉर द प्रोज सटायर गुलिवर्स ट्रेवल्स और ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड,
in 4 parts by Lemuel Gulliver, first a surgeon and then a captain of several ships 1726। सो कौन जाना जाता है ये एक प्रो सटायर है गुलिवर ट्रेवल और बहुत फेमस वर्क है ये जोनाथन स्विफ्ट का। सो द राइट आंसर विल बी बी, गुलिवर ट्रेवल्स के लिए ये फेमस है जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द ए टेल ऑफ ए टव 1704 एंड द बैटल ऑफ द बुक 1704 आर द पॉपुलर बुक्स ऑफ। ये दोनों ही बुक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये किसकी हैं आपको बताना है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी बी, जोनाथन स्विफ्ट की हैं ये दोनों बुक, ए टेल ऑफ टव है ना, और द बैटल ऑफ द बुक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, in which of his work Thomas Carlyle argued that the actions of the great man play a key role in history, claiming that the history of the world is but the biography of great men, so on heroes, hero worship and the heroic in history। so 1841। so the right answer will be A। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, whose works include the French Revolution, A History, Three Walls 1837 and the History of Frederick II of Prussia called Frederick the Great, Six Walls 1858 एंड 65। किसके वर्क इसमें इंक्लूड किए गए हैं? सो थॉमस कार्लाइल के वर्क इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि एक विक्टोरियन नोवेलिस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल सार्टर रिसार्टस अ नोवेल बाई थॉमस कार्लाइल। ठीक है, ये जो एक नोवेल है सार्टोर रिसार्टस थॉमस कार्लाइल का, इसका मीनिंग क्या है? सो द टेलर री टेलर्ड, यानी पर्टेनिंग टू टेलर इसका मतलब होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 78, which 20th century English novelist, essayist, journalist, and critic is known for his lucid prose, biting social criticism, opposition to total totalitarianism, and outspoken support of democratic socialism? So जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। सो ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑथर इज नोन बाई हिज पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, कौन सा ऑथर अपने पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जाना जाता है? सो एरिक आर्थर ब्लेयर। सो द राइट आंसर विल बी ए, यानी कि जो जॉर्ज ऑरवेल हैं इनको ये जो हैं अपनी पेन नेम से फेमस हैं, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल से तो इन्हें सब जानते हैं, लेकिन जो इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, लिरिक वॉज संग विद ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अंतर्गत आती है ना। तो लिरिक जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर गाई जाती है, जो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लायर, जिसका मतलब होता है हिंदी में वीणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ए, लिरिक किसका एक्सप्रेशन है? सो ए सिंगल इमोशन। सो द राइट आंसर विल बी ए, सिंगल इमोशन को ये व्यक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, द टेस्ट ऑफ ए गुड लिरिक इज, यानी गुड लिरिक का क्या टेस्ट होता है? इसकी सिंसियरिटी, ठीक है, ये डिपेंड होती है इसकी सिंसियरिटी पर। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, अ शॉर्ट सिंगिंग पोइम विच एक्सप्रेसेस अ सिंगल इमोशन यूजुअली पर्सनल इज नोन एज। ठीक है, तो अभी ऊपर बताया मैंने, एक शॉर्ट सिंगिंग पोइम, जो शॉर्ट पोइम होगी सिंगिंग, जो केवल सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करती है और जो कि पर्सनल होता है, वो जानी जाती है एक लिरिक के रूप में। सो द राइट आंसर विल बी सी। हु हैज़ रिटन द फेमस लिरिकल पोएम एल एलिग्रो। एल एलिग्रो एक फेमस लिरिकल पोएम को किसने लिखा है? सो द राइट आंसर विल बी बी, मिल्टन रोट इट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, द ओल्डेस्ट एपिक रिकॉग्नाइज्ड इज द। ठीक है, सो द एपिक ऑफ गिलगैमेश, सेंचुरी 2500 से 1300 BC। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, लिरिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट पोइट। ठीक है, इंग्लैंड में लिरिक को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? सो द ग्रेट पोइट सर थॉमस ब्याट ने इसे इंट्रोड्यूस कराया इन इंग्लैंड। सो द राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए लिरिक अपील टू। जो सब्जेक्ट मैटर होता है जिसमें लिरिक अपील करती है वो क्या होता है? सो हर्ट,
ये दिल से गाई जाती है ना, सो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन मतलब सब्जेक्ट है वो क्या है? एडम एंड ईव डिसओबीडियंस, ठीक है। इन्होंने डिसओबीडियंस जो मेन जो मानव की भूल है, जो उसने ईश्वर की बात ना मानने पर उसकी उसकी जो वो मानव ने भूल की थी, उस वही इसका मेन सब्जेक्ट है। सो द डी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89। विच डेवल इज सैटर्न सेकंड इन कमांड? यानी सैटर्न के कौन सा जो डेवल है वो सैटर्न के सेकंड है इन कमांड में, यानी सेकंड के बाद जिसका सैटर्न के बाद दूसरा नंबर आता है जिसका, या फिर ये कह लीजिए कि सैटर्न का वो सेकंड हैंड है ना। सो बी इज एवर, सो डी विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90। हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड द बैटल ऑफ हेवन विद एडम? कौन डिस्कस करता है कॉस्मोलॉजी, जो बैटल हेवन के जो बैटल की और एडम की? सो राफेल, सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। विच सीन हैपन्स फर्स्ट क्रोनोलॉजिकली? यानी क्रोनोलॉजिकली कौन सा सीन सबसे पहले होता है? सो द सन इज चोजन एज द गॉड सेकंड इन कमांड, यानी सन के जो सन होता है, सन को जो भगवान गॉड हैं इसमें वो एज ए उनको उसको चुनते हैं सेकंड इन कमांड। जैसे सैटर्न का बील जब इन सेकंड इन कमांड, ऐसे ही गॉड अपना मतलब कमांडर चुनते हैं सन को। सो द बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द एंजल्स इज कंसिडर्ड a हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटर्न? यानी कौन सा एंजल्स कंसिडर किया जाता है एक हीरो के रूप में जो सैटर्न के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करता है? सो एब्डियल, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93। इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रेबल एंजल्स मेक? यानी कि अटैक करने के लिए गॉड पर वो लोग क्या बनाते हैं जो रेबल एंजल्स हैं? सो एक कैनन का निर्माण करते हैं। सो डी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94। इन टू पैराडाइज लॉस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज गॉड नॉट क्रिएट? निम्न में से किसको गॉड ने क्रिएट नहीं किया है अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट? ही क्रिएट्स एवरीथिंग। सो ये ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95। हु डज मिल्टन नेम एज इज हेवनली म्यूज? ठीक है, मिल्टन की जो हेवनली म्यूज है उसका नाम क्या है? यूरेनिया। सो बी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट डज ईव डू? ईव क्या करती है व्हेन सी फर्स्ट बिकम्स कॉन्शियस? जब वो पहली बार कॉन्शियस होती है। सो लुक एट हर रिफ्लेक्शन इन अ स्ट्रीम, वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है स्ट्रीम में। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें जो हीरोइन है वो एज ए वॉरियर दिखाई गई है उसमें, जो बाहुबली फर्स्ट पार्ट आया था। और उसको नहीं पता कि एक फीमेल की खूबसूरती क्या होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपने एक वो जब झरना बह रहा होता है उस पानी की धारा में वो अपने आप को पहली बार देखती है, तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो वही बात है। सो वो अपना ऐसे ही जो ईव है वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है पहली बार उस स्ट्रीम में, पानी की में, है ना। सो सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। हु अटर द फॉलोइंग लाइन्स इन द प्ले स्टाइव बाई गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी जो ये प्ले है गाल्सवर्दी का, इसमें ये लाइन्स किसने बोली हैं, है ना। तो ये प्ले आया था 1907 में, गाल्सवर्दी का है। देखिए लाइन्स देख लीजिए। वी आर नॉट फ्री एजेंट, वी आर पार्ट ऑफ ए मशीन, यानी हम मशीन का पार्ट है। आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स, हमारा केवल एक ही काम है कंपनी की अर्निंग को देखना। एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, और इसका जितना मतलब प्रॉफिट कमाया जा सकता है उतना। सो वैंकलिन का स्टेटमेंट है ये इस टाइप से। सो ए विल बी राइट हेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। हु अटर द फॉलोइंग लाइन्स इन द प्ले स्टाइफ बाई गाल्सवर्दी? ठीक है, स्टाइफ एक प्ले है गाल्सवर्दी का जो कि 1907 में आया। उसमें ये जो लाइन है वार इज़ वार, ये बोली गई है एंथनी के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एंथनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। हु अटर्स द फॉलोइंग लाइन्स इन द प्लेस स्टाइफ बाई गाल्सवर्दी? ये भी लाइन्स स्टाइफ से ली गई हैं। और कौन कहता है इनको? मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, yield one demand and they will make it six. They are like Oliver Twist asking for more. So Anthony ही बोलता है इन लाइन्स को। So B will be right here.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100। हु अटर द फॉलोइंग लाइन्स इन द प्ले स्टाइव बाई गाल्सवर्दी। ये लाइन्स भी स्टाइव से ली गई हैं। वॉट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर। यानी कि जो एक मैन के लिए जस्ट मतलब जस्टिस है वो दूसरे के लिए इनजस्टिस है ना। तो ये जो लाइन्स हैं ये बोली गई हैं एडगर के द्वारा। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 101। टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इस जो वर्ड है ये रॉबर, इसका आपको वर्ब फॉर्म बताना है। तो रॉबर की ये तो है ना नाउन हो गया, ठीक है। इसकी हमें वर्ब फॉर्म बतानी है। सो रॉब्ड इसकी वर्ब फॉर्म हो जाएगी। सो सी विल बी राइट ऑप्शन है ना, रॉब्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। टिक द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ भी आपको डिलीवरी की वर्ब फॉर्म बतानी है। सो डिलीवरी की वर्ब फॉर्म हो जाएगी डिलीवर, देना। सो बी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। सभी इंडिविजुअल्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सो देयर टेस्ट वैरी फ्रॉम वन अनदर। नो एरर। यानी यहाँ आपको एरर पार्ट देखना है, कौन से पार्ट में एरर है। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, है ना। डी पार्ट में एरर है। यहाँ ये प्रोनाउंस से रिलेटेड एरर है। अगर यहाँ पे ईच अदर होता तब आपका यहाँ करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। सो द राइट ऑप्शन इज डी, है ना। यहाँ आपके प्रिंसिपल के बाद यहाँ जो है ये जो कम है यहाँ कमिंग होता तब आपका यहाँ करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम अवर बिलवर्ड फ्रेंड। नो एरर। यहाँ आपको देखना कौन से पार्ट में एरर है। सो यहाँ पर ए पार्ट में ही एरर है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। सो लेट यू एंड मी हो जाएगा, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सो मोर डिप्रेस देन हर बट आई डोंट सी नो द रीज़न। नो एरर। बताइए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। सो द राइट आंसर विल बी सी। यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका अगर हर की जगह सी होता तब आपका ये करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट whom द मैनेजर सेट आउट टू बी प्रमोटेड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ सारे मिस स्पेल्ट हैं। आपका जो सही है वो आपका ये वाला हो जाएगा हाइड्रोकोर्टिसन। हाइड्रोकोर्टिसन एक ऐसा मतलब ऐसी दवाओं के एक समूह से संबंध रखता है, यानी कि दवाओं से रिलेटेड है। ऐसी दवाएं जो रक्त कोशिकाओं में होने वाली एलर्जी और सूजन को कम करती हैं, उनसे ये संबंध रखता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ भी आपको मिस स्पेल देखना है, लेकिन मैं सही वाला बता रही हूँ। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, सफरेज। इसका मतलब होता है नारी मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ आपका जो है जो सही शब्द है वो बी है, नार्सिसस, है ना। इसका मतलब होता है जो आत्ममोही, ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप की प्रशंसा सुनना पसंद करता है। डायरेक्शन है यहाँ पे, रीड द पैसेज गिविंग ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चन 111 से 116 और द कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है जिसे आपको रीड करके आंसर देने होते हैं। सो यहाँ पर ये 116 तक ये पूरा पैसेज है। ठीक है, अब यहाँ से पंचुएट वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 117 से 119 पंचुएट करना है आपको। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 117। ओ डियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आपका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। यहाँ पे ओ डियर, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ओ, और व्हाट एम आई गोइंग टू डू। सो यहाँ ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद हो जाएगा। सो ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। नंबर 118। पोस्ट दिस लेटर विल यू। इस लेटर को पोस्ट कर देना, क्या तुम कर दोगे। तो यहाँ दो वाक्य हैं, ठीक है। पोस्ट दिस लेटर, एक तो ये वाक्य हो गया, तो इसके बाद हमारा कॉमा आएगा, है ना। और इसके बाद विल यू, ये दूसरा वाक्य। तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य यानी क्वेश्चन टैग से ये वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव आएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए नो आई डोंट नो हिम। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तो नो के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। नो आई डोंट नो हिम। सो द राइट ऑप्शन राइट आंसर विल बी ए।
नो के बाद कॉमा आएगा एंड आई डोंट नो हिम फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब गलत है, नो के बाद फुल स्टॉप ये सब नहीं आता, हाइफन वगैरह, ठीक है। ये आता है सिर्फ कॉमा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 से 122, फाइंड द आपको इनकरेक्ट वन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 से 122 आपको इनकरेक्ट वन वर्ड फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, फियर ऑफ क्राउड, ऑक्लोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, लाइजोफोबिया, और फियर ऑफ डेथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि आपका बाकी सब करेक्ट है, आपका जो इनकरेक्ट है वो यही है ना। और फियर ऑफ डेंटिस्ट, डेंटोफोबिया। तो आपके ये सभी सही हैं, और जो इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इनकरेक्ट आपका सी वाला हो जाएगा। फियर ऑफ डेथ को हम थैंटोफोबिया कहते हैं, ना कि ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, लवर ऑफ ग्रांड्योर, मैंग्लोमैनियाक होता है वो, है ना। लवर ऑफ वार, वार मॉन्गर होता है, यानी कि कौन सा, उसको बोलते हैं जंग को, ऐसा व्यक्ति जिसे जंग करना बड़ा पसंद होता है। लवर ऑफ पीस, पैसिफिस्ट होता है, शांति प्रिय या पीस लविंग होता है, ठीक है। लवर ऑफ फूड, गॉरमिट होता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा यहाँ पर। लवर ऑफ फूड गॉरमिट होता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग एरर है, होता तो गॉरमेट ही है, लेकिन यहाँ ना ये स्पेलिंग गलत दे रखी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, मैनिया फॉर सेटिंग फायर्स, यानी कि ऐसा पागलपन, यानी कि आग लगाने की सनक या आग लगाने की जो हैबिट होती है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, किस पायरोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, मैनिया फॉर स्टेलिंग थिंग्स, यानी कि चोरी करने की सनक को क्या कहते हैं, क्लेप्टोमैनिया। मैनिया फॉर टॉकिंग, सो लोगोमैनिया कहते हैं इसको। सो द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर विल बी सी। मैनिया फॉर टॉकिंग लोगोमैनिया होता है, यहाँ लोगोमोमैनिया लिख दिया है, तो आपको ये जो स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, मो नहीं होता, तब ये आपका करेक्ट होता है ना। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, मैनिया फॉर ट्रैवल, ड्रोमोमैनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 से 125, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है इसमें। सो देखिए, वन शुड डू डैश वर्क, है ना। वन शुड डू वंस वर्क, यहाँ पर वन हो जाएगा। जो वन के साथ ना पजेशन, इसके लिए पजेशन के लिए वंस ही आता है, और किसी का यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, द सिटी डैश इज़ नॉट वेरी लार्ज, सिटी के लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वन सेल्फ नहीं आएगा, इट सेल्फ आएगा। सो सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125, विच मूवी आर यू वॉचिंग, तो यहाँ पे सिंपल आर हो जाएगा, आर यू वॉचिंग, है ना, कौन सी मूवी तुम देख रहे हो। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। सो गाइज, ये थे हमारे 125 क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर 27 से, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 27 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।